उन्हें यहाँ फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है। हमें यहाँ शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें चरख का क्या गिला करें। सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और आज है 28 सितंबर। आज ही के दिन हमारे भारत के महानायक जिनको शहीद आजम के रूप में जाना जाता है, भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। बहुत सारे वेबसाइट्स या फिर कुछ सोर्सेस में 27 सितंबर भी हमको देखने को मिलता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उनका जन्मदिन कब था। महत्वपूर्ण यह है कि क्या उनके विचार आज हमारे दिल में जिंदा हैं, क्या आज हम उनको मानते हैं, या फिर केवल आज के दिन यानी कि 28 या फिर 27 सितंबर के दिन एक दिन हम उनको समझ लेते हैं, पूछ लेते हैं और 23 मार्च को बस उनको याद कर लेते हैं। क्या उनकी कुछ बातें, उनकी जो सीख आज भी हम युवाओं में है या फिर नहीं। आइए शुरुआत करते हैं। कुछ ऐसी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं जिनको सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे और आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्या वाकई भगत सिंह ऐसे थे जिनके बारे में हमने किताबों में पढ़ा कि उनको केवल एक क्रांति का सिंबल यानी कि क्रांति का प्रतीक कहा जाता है। जब भी हम भगत सिंह की हम बातें करते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में सबसे पहले बंदूक और पिस्तौल, एक प्रकार से हिंसा वाली जो चित्र है, जो उनका जो झलक है वो हमको दिखता है। लेकिन वो भगत सिंह नहीं थे। थोड़ी बहुत मात्रा जरूर उनमें थी। भगत सिंह क्या थे, कौन थे, मैं उनके बारे में आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, कैसे परवरिश हुई, ये सब बातें आज हम नहीं करेंगे। आज हम बातें करेंगे कि भगत सिंह थे कौन। क्या आज भी भगत जिंदा है? क्या आज भी हमको भगत की आवश्यकता महसूस हो रही है? क्या हम में से, आप में से कोई भगत बनने को तैयार है? शुरुआत करते हैं सबसे छोटी उसकी कहानी, बहुत कॉमन और पॉपुलर स्टोरी। जब वो बहुत छोटे हुआ करते थे तो एक बार खेतों में उनके पिताजी खेतों की जब बुआई कर रहे होते हैं, बीज डाल रहे होते हैं, तो एक बार नजर जाती है भगत सिंह के ऊपर। भगत सिंह क्या करते हैं, जो बंदूकें रहती हैं वो उनको बो रहे होते हैं, बंदूकों को वो खेतों में डाल रहे होते हैं। वो पूछते हैं, उनके पिताजी जब उनको देखते हैं तो पूछते हैं कि भगत तुम कर क्या रहे हो करके। तो जवाब देते हैं कि बाबूजी, जैसे आप जब बीज डालते हो ना तो बीज बड़ा हो जाता है, वैसे मैं बंदूकें डाल रहा हूं। जब ये बंदूकें और बड़ी हो जाएंगी, मतलब बहुत सारी मात्रा में मिल जाएगी, तब मैं इन फिरंगियों को यहां से दूर भगाऊंगा। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आई है वो आई है बंदूकों को भगत सिंह जी के द्वारा यहां पर गड़ाना और उनका उपयोग कर पाना। तो हमने पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन बंदूक पर कर दिया और भगत सिंह को बंदूक और पिस्तौल से जोड़ दिया। इसको समझने हमने देरी कर दी, या फिर यूं कहें हमने जल्दबाजी कर दी, हड़बड़ी कर दी, कि वो बंदूक तो एक जरिया था। उस प्रकार जब वो छोटा बच्चा था उसके दिमाग में वो चीजें थी कि बंदूक के सहायता से हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं। अंग्रेजों को भगाना, साम्राज्यवाद को खत्म करना, एम्पेरियलिज्म जिसको कहा जाता है, उनको खत्म करना भगत सिंह जी की मुख्य जो ध्येय था, या फिर उनका बोल सकते हैं जो मेन उद्देश्य था वो था। अब साम्राज्यवाद क्या होता है आप सभी को पता होगा, जब आप इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, जब अंग्रेज यहां पर आए थे तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो बोलते हैं ना कि एक एक चीज अपने कंट्रोल में ले रखा था, प्रशासन, शासन, एवरीथिंग, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरे जो देश रहते जिसको हम लोग उपनिवेश यानी कि कॉलोनी बोलते हैं, तो लगभग आधे विश्व में कहा भी जाता है कि अंग्रेजों का कभी सूर्यास्त नहीं होता था। लेकिन इस 23 साल के लड़के ने उनके नाक में दम कर दिया था। बचपन में जब इतने छोटे थे तब की बात है, अभी 23 साल तो भी होने को है। इसके बाद हुआ यूं, जैसे ही गांधी जी का जो मूवमेंट शुरू होता है यानी कि सत्याग्रह आंदोलन की जब हम बातें करते हैं, उसके बाद बहुत सारे असहयोग आंदोलन। 1920 में बहुत बड़े ये फैन हुआ करते थे गांधी जी के। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1922 में जब चौरी चौरा केस हुआ, अभी 2022 से 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं इसके, इतिहास में यहां से प्रश्न भी पूछा जाता है, 100 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं। 1922 में जब चौरी चौरा केस हुआ, उस समय भगत सिंह को एक आहत सी लगी, एक ठेस लगा। इसलिए लगा क्योंकि जब ये कांड हुआ, गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है वापस ले लिया। अब उनको लगा कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि हम सारे जो युवा थे, भगत सिंह को लगा कि उनके जैसे बहुत सारे युवा थे जो उनको आदर्श मानते थे। अब क्या होगा जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसी क्रम में भारत में पैरेलल एक और जो क्रांतिकारी गतिविधि चल रही थी, जिनको राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, इन लोग लीड कर रहे थे। उसी समय एक संस्थान की, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी जिसको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। भगत सिंह वहां पर गए, उन्होंने अपना परिचय दिया, वहां पर वो शामिल हुए, बोले कि हम भी आप लोगों के इस तरीकों को समर्थन करते हैं और हम भी चाहते हैं कि भारत की आजादी के लिए कुछ कर सकें। इसी दौरान उन्होंने एक संगठन का गठन किया, हिंदुस्तान नौजवान सभा या फिर भारत नौजवान सभा। जितने भी फैक्ट यहां पर मैं बोल रहा हूं उसको प्लीज याद जरूर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछा जा सकता है। लीड कर रहे थे उनको भगत सिंह जी। उसी दौरान काकोरी केस होता है, आप सभी को पता होगा। 1925 के दौरान बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, फांसी दे दी जाती है, उम्र कैद दे दिया जाता है, चंद्रशेखर आजाद निकल जाते हैं।
अब जो मेन लीड करने का जो जिम्मेदार हो जाता है, मतलब जो कंधे पे जिनकी जिम्मेदारी आ जाती है, वो थे भगत सिंह और उनके जो साथी थे, लाइक बटुकेश्वर दत्त की हमने बातें कर ली, हमने कुलभूषण की हमने बातें कर ली, हमने जयकांत की हमने बातें कर ली, इसके अलावा राजगुरु सुखदेव की हमने बातें कर ली, और भी बहुत सारे लोग थे वहां पर। तो अगर भगवती चरण शर्मा की हमने, भगवती प्रसाद की हमने बात की, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको मिलकर इन्होंने फिर HSRA का गठन किया। मतलब इनकी जो पहली एक सभा थी, हिंदुस्तान नौजवान सभा या फिर भारत नौजवान सभा, और साथ ही साथ HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, दोनों को इन्होंने क्लब करके, दोनों को इन्होंने मर्ज करके बनाया आप लोगों का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA। अब यहां से इनका जो असली जो रूप है वो शुरू होता है, क्योंकि अभी तक जो लड़ाइयां लड़ी जा रही थी उसमें हो यूं रहा था कि क्रांतिकारी पकड़े जाते थे, पकड़े जाने के बाद इनको सजाएं दे दी जाती थी, या फिर इनको क्या बोलते हैं, फांसी की सजा या फिर उम्र कैद की सजा जो है दे दी जाती थी। लेकिन यहां पर कहानी कुछ और होती है। याद होगा आप सभी को, जब असेंबली बम कांड होता है उसके पहले अगर हम बातें करें तो साइमन कमीशन आया था, आप सभी को पता होगा। ये सब एक्स्ट्रा बातें आप सभी को पता ही होंगी। तो लाला लाजपत राय जी थे, उनके विरोध में थे, उनका जो सर जो है डंडे से मार मार कर उनको घायल कर दिया जाता है और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका बदला इन लोग सॉन्डर्स की मर्डर केस एंड ऑल ये सब करके उन लोग लेते हैं, जिसको लाहौर कंस्पिरेसी केस के रूप में भी जाना जाता है। असली जो इनका जो रूप है, यहां से 1929 यानी कि 1929 का जो असेंबली बम कांड होता है, यहां पर जो रियल जो रूप उनको देखने को मिलता है, एक क्रांति की एक नई शाखा जिसको आप बोल सकते हो, एकदम हटके रहता है। जो बोलते हैं ना, जो पुराने समय से चली आ रही थी कि क्रांतिकारी अंग्रेजों को मार देते थे या फिर उनको नुकसान पहुंचाते थे, बदले में उनको फिर फांसी लटका दिया जाता था। नहीं, अभी ये कुछ और तरीका अपनाना चाहते थे। इनका मानना था कि जो बहरे हैं उनको सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। किस प्रकार के धमाका? इनका ध्येय किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को मारना नहीं था। असेंबली में जब जाते हैं तो खाली जगहों पर वो बम फेंकते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो पता चल सके कि भैया देखो, हम अपनी बात जो है वो लीगल तरीके से आपसे मनवाना चाहते हैं। दो मुख्य बिल थे जिसको हम जान सकते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और आप लोगों का पब्लिक सेफ्टी बिल, है ना। तो इन दोनों बिल के विरोध में वहां पर जो है बम फेंके जाते हैं बटुकेश्वर दत्त और इनके द्वारा, और उसके एवज में ये अपनी गिरफ्तारी स्वयं देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। अब यहां से समझ आएगा कि भगत सिंह कौन थे। ये अपनी गिरफ्तारी स्वयं देते हैं और कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद इनको मना करते हैं कि यार आप क्यों अपनी गिरफ्तारी दे रहे हो। उनका मानना था, अभी तक लोग हमको गलत तरीके से समझते हैं, हमको समझते हैं कि हम आतंकवादी हैं, हम आतंक फैला रहे हैं, इवन कांग्रेस भी हमको सपोर्ट नहीं करती, हम जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे। देखिए यहां पर उस लड़के ने 21 ईयर के थे उस समय, मात्र 21 साल के, 21 साल के लड़के की ये सोच देखिए। उनका मानना था कि हम लोगों का विश्वास कैसे जीते, हम जाएंगे अपनी बातें रखेंगे, हम लीगल तरीके से बताएंगे कि हमने ये क्यों किया करके। कोर्ट में उनकी बात सुनी जाती है, दलीलें रखी जाती है और लोगों का विश्वास वहां से जीता जाता है। जब इनको जेल में बंद किया जाता है और जो पहले के कैदी, मतलब इसके समय के भी पहले कैदी हुआ करते थे, तो उनको खानों में नॉर्मल इस प्रकार के जो एकदम सड़ा गला खाना, एकदम दोयम दर्जे का खाना दिया जाता था। इन्होंने बोल दिया कि हम वो खाना नहीं खाएंगे। ये अपने अधिकारों को लीगल तरीके से लड़ना सिखाया लोगों को। इन्होंने कहा कि अभी जो हम अमीर गरीब ऊंच नीच का ये जो भेदभाव कर रहे हैं ना अंग्रेजों के कारण, ये अभी आने वाले समय में भी रहेगा, आने वाले 100 साल में भी रहेगा, और इन्हीं सब चीजों से हमको निजात पाना है। उनकी एक जो लाइन थी, काफी महत्वपूर्ण लाइन थी, आप लोग इसको नोट जरूर करिएगा। उनका मानना था कि भैया अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है, समाज में प्रगति करनी है, तो रूढ़िवादी विचारधाराओं को आपको तोड़ना होगा। भगत सिंह आप सभी को पता होगा नास्तिक थे। मेरे ख्याल से दुनिया में एकमात्र नास्तिक होगा जिसको कोई विरोध नहीं करता। अदरवाइज अगर मैं बोलूं कि मैं नास्तिक हूं, मैं नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता एंड ऑल करके, तो सो कॉल्ड हमारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, है ना। लेकिन भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मैंने आज तक तो कहीं नहीं देखा कि कोई उनका विरोध कर रहा होगा। भारत में ऐसे कई महापुरुष हुए जिनके लोग अपने राजनीति के लिए विरोध करते रहते हैं, राजनीतिक रोटी सेकने के, लेकिन भगत सिंह का विरोध कोई नहीं करता, ना ही इंडिया में ना ही पाकिस्तान में। सभी जगह उनको माने जाते हैं, सभी जगह वो पूजे जाते हैं, क्योंकि इनकी सोच, उनकी विचार ही ऐसी थी। क्रांति वो होती है जो अपने विचार से दूसरों को और 100 विचार पैदा कर दे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, पहले मैं लाइन कंप्लीट कर लेता हूं। पहले उन्होंने भूख हड़ताल किया, जब जो क्या बोलते हैं, जो जतिन दास थे, बंगाल के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तब इन अंग्रेजों को मानना पड़ता है कि हाँ, इनको राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए। सुभाष बाबू भी इनसे इतने ज्यादा काफी प्रभावित थे जब इन लोगों को फांसी दी जा रही थी। जिस दिन फांसी की सजा अख्तियार हुई थी 24 मार्च
24 मार्च को, लेकिन एक दिन पहले दे दी गई। खूनी हस्ताक्षर इन्होंने करवाया था लोगों से कि भैया देखिए ऐसा है कि ये जो भगत सिंह जो है ना, ये अभी अगर चले गए तो हमारा फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा, भगत सिंह चाहते थे कि उनको फांसी हो, इसलिए ताकि जब इनको फांसी हो तो भारत की जनता में, मतलब भारत की माताएं फिर अपने बच्चों को भेजे आजादी के आंदोलन में कि देखिए ये होती है शहादत। बहुत सारे बच्चों को प्रश्न आता है कि सर 23 मार्च को ही क्यों दे दिया गया? 24 को जब अख्तियार किया गया था, लोगों को पता चल चुका था कि इस दिन इन तीनों को शहीद, मतलब ये जो तीनों के तीनों जो है उनको फांसी देनी मतलब दी जाएगी। कौन कौन से? सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन तीनों को फांसी दी जानी, ये बिल्कुल खबर फैल चुकी थी और लोग जो हैं एकदम ज्यादा मतलब उतावले हो चुके थे कि नहीं हम कैसे भी इनको छुड़ा के आएंगे करके। सभी लोग मीटिंग करने लगे, सभाएं करने लगे। अंग्रेजों में इतना डर फैल गया कि 24 तारीख की सुबह जो उनको फांसी देनी थी वो 23 तारीख को दी गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भगत सिंह जब जेल में थे तो उनका वजन बढ़ गया था। कहते हैं कि लोग जब खुश होते हैं ना तो वजन बढ़ जाता है, और जब दुख होते हैं तो वजन घट जाता है, शरीर सूख जाता है। वजन उनका बढ़ गया था, क्यों? क्योंकि वो खुश हो रहे थे कि वो देश के लिए अपना सर्वोच्च, अपना जो बलिदान जो देने वाले हैं, एक ऐसी गाथा लिखने वाले हैं जिसको आने वाली कई पीढ़ियां जो है वो याद रखेंगी। जब वहां से जेलर जाके बोलता है कि चलो भगत तुम्हारा समय हो गया तुम्हारे फांसी देने का, तो उनका लाइन रहता है जरा रुकिए, क्योंकि वो मार्क्सवादी और जो समाजवादी विचारधारा के बहुत ज्यादा प्रभावित थे, लेनिन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वो कहते हैं कि रुकिए, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलने वाला है, किताबें पढ़ते हैं, खत्म करते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं चले जेलर साहब आइए हमको फांसी के फंदे पर लटकाइए। आपको याद होगा कि वो फांसी के फंदे को चूमते हुए शहीद हो जाते हैं। लोगों में यह डर रहता है कि यार 23 साल में हम क्या करें क्या ना करें। उन्होंने 23 साल की उम्र में समाज को एक ऐसी नई दिशा दिखा दी थी। आने वाले 100 साल में हमारा भारत कैसे होने वाले था। उनका मानना था कि जब काले अंग्रेज चले जाएंगे तो यहाँ पर, जब गोरे अंग्रेज चले जाएंगे तो यहाँ पर काले अंग्रेज आ जाएंगे। काले अंग्रेज उन्होंने कहा था जो उस समय के जो साम्राज्यवादी थे, इस समय के पूंजीवादी यानी कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो वैसे ही लूटेंगे जैसे अंग्रेज आम जनता को लूटती थी। उनका मानना था किसानों का, मजदूरों का, सभी लोगों का समान न्याय हो, सभी लोग जो है समाज के सभी अधिकारों से वंचित ना रहे, सबको उनका अधिकार मिले। लेकिन आज स्थिति देखिए, क्या हम भगत सिंह को केवल पूछते हैं या फिर हम उनके विचारों पर हम चलते हैं? इनके बारे में मैं और कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा। जो खुद इतनी बड़ी इतनी बड़ी हस्ती है, जिनके खुद विचार, जिनके खुद आइडियोलॉजीज दुनिया में माने जाते हैं, उनके बारे में हम भला क्या कह सकते हैं? उनके जन्म दिवस के विशेष अवसर पर मैंने कुछ इन पंक्तियों के साथ आपके सामने कुछ चीजों को प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं कि चीजें आप सभी को पसंद आई होंगी, आप सभी को अच्छा लगा होगा। इनके बारे में और यदि कुछ फैक्ट आप जानते हैं तो जरूर कमेंट कर दीजिए। और जी हाँ, एक बार जय हिंद कमेंट जरूर लिखेगा। तो और ऐसे हम लोग मिलेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ और किसी शूरवीर की गाथा के साथ। तब तक आप बने रहिए अद्वैत एजुकेशन के संग। थैंक यू सो मच। जय।